आज की जो कम्प्लीटली क्लास है, आज डिस्कस करने वाले हैं अपन बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। और बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि जो कमियां होती है या फिर कह सकते हैं गणित के अंदर कुछ बारीकियां होती है जो कमज़ोर बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। देखो, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, तो उनमें दिक्कत आती है क्वेश्चन करते वक्त। तो उन्हीं बारीकियों के बारे में कम्प्लीटली क्लास आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो याद रखिएगा, जो बारीकियाँ कैसी होती है, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है या गणित के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिनको अपन को नॉलेज नहीं होती है, और उनको जानेंगे अपन। कुछ बूस्टअप स्पीड के तरीके बताएंगे और कुछ बारीकियां जो कमियां होती है जो कमज़ोर बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास है, समझ लीजिए आप। तो जो गणित के अंदर बचपन में कुछ कमियां रह जाती है, मैं तो ये कहता हूँ कमज़ोर क्या, इंटेलिजेंट बच्चों के अंदर भी ये कमियां रह जाती है स्कूल्स के अंदर, क्योंकि बेसिक जो पार्ट है वो कंपटीशन के अंदर देखने को मिलता है भी। तो आज हम बात करेंगे एक एक करके जितना भी बेसिक पार्ट होगा, कंप्लीटली क्लास आज मैथमेटिक्स के बेसिक पार्ट पे ही। तो बिल्कुल जीरो से बात करने वाले हैं और बिल्कुल इजीली बात करेंगे कि छोटी छोटी बातें जो मैथमेटिक्स के अंदर बचपन में आपने पढ़ी होगी 10th क्लास तक, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और उनमें कौन कौन सी बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बेहतर तरीके से काम आती भी है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, शुरुआत अपन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से गणित के, जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते थे एग्जाम के अंदर। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो उनके बारे में बात करने वाले। देखिए आप, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सामने, तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, पहला 1/0, ये पहला वेरिएंट है, आप नोटिस कीजिए। फिर लिखा मैंने 0/1, ये लिखा मैंने। और फिर लिखा मैंने 0/0, ये देखो 0/0 लिखा। फिर लिखा मैंने 0 की पावर 0, ये 0 की पावर 0 भी लिखते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भी थिंग्स है जो आप जानते हैं, ये 0 गुणा 0 है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, अनंत गुणा अनंत होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनमें भी गलतियां होती है, देखो बचपन से अपन करते आए तो बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग्स है जिनमें गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे √-1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो काम आती है अपने। तो चलो देखिए आप, तो एक एक करके अपन बात करेंगे आपके सामने। सबसे पहले, दुनिया की किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा, आपके यहाँ के सामने नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर एक लिखा है। एक की जगह दुनिया कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 20, 40,000, 10,000, 20,000, 40,000, कोई थिंग कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर दुनिया की किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है भी। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज के बाद याद हो तब भी अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तब भी तो आज के बाद गांठ बांध लेना कि दुनिया की किसी भी संख्या में जब भी कभी आपको 0 का भाग देना पड़े तो उसका मान जो होता है वो अनंत होता है। उसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है बताओ, अनंत। तो दुनिया की किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है बताओ, अनंत। तो याद रखिएगा कि दुनिया की किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आ जाता है। और इसका रिवर्स आपको दिख रहा है 2 नंबर पे, कि दुनिया की किसी भी संख्या का भाग जब 0 में हम देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है बताओ, 0 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है। कई बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है भैया, और इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देता है तो अनंत आता है, और दुनिया की किसी भी संख्या का भाग जब 0 में देते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है बताओ, 0 आता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक ही नहीं है, तो ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं अपन 3 नंबर की, और 3 नंबर में अपन ने लिखा 0/0, और 0/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कई बच्चे देखो जल्दबाजी में 10th तक पढ़े हैं, बच्चे क्या टीचर्स गलतियां करते हैं भी। टीचर्स खुद बोल देते हैं कि 0 में 0 का भाग देने पर 0 आता है, और कई बच्चों को मन में आ भी रहा होगा, भले गणित में 10th में 100 मत रहे होंगे, फिर भी ये कहेंगे कि सर 0 में 0 का भाग देने पर 0 आएगा और क्या आएगा। ऐसी गलती करने वाले गणित के इतिहास में भी एक गणितज्ञ हुए वरामीर जी, जिन्होंने कहा था कि 0/0 का मान 0 होता है, और आने वाले गणितज्ञों ने साबित कर दिया कि 0/0 का मान 0 नहीं होता है। और आज तक कोई गणितज्ञ इसको नहीं सोल्व पाया, नॉट डिफाइंड है, यूँ कह सकते हैं ये गणित के पाप है ना। तो ये समझ लीजिए नॉट डिफाइंड है, आज तक डिफाइन नहीं हुआ, मतलब 0/0 सोल्व नहीं हो पाया आज तक, याद रखिएगा। तो ये कैसे नॉट डिफाइंड है, यही से कह सकते हैं अनिर्धारित है, इसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, तो आप कह सकते हैं अनिर्धारित मान है। ये अनिर्धारित मान है, ये भी अनिर्धारित मान है, और ये भी अनिर्धारित मान है। मतलब ये भी 0 की पावर 0 भी अनिर्धारित है, और 0/0 भी अनिर्धारित है, मतलब आज तक इनका निर्धारण नहीं हुआ है। याद रखिएगा, 0 में 0 का भाग देने पर 0 नहीं आता है, आज तक नहीं सोल्व हुआ, याद रखिएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात बता रहा हूँ मैं आपको। और 0 की पावर 0 भी आज तक सोल्व नहीं हुआ है।
इन बातों को विशेष तौर से ध्यान दीजिए आप। तो काफ़ी मज़ेदार बात है, अपन कह सकते हैं कि 0 की पावर 0 भी नहीं सोल्व हुआ है और 0/0 भी सोल्व नहीं होता। आज के बाद कभी भी अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे हो या रीजनिंग में कैलकुलेशन कर रहे हो तो 0 में 0 का भाग का 0 मत आना देना और 0 की पावर 0 करके 0 मत कर देना। तो कई बच्चे कह देंगे सर हम ऐसा कहते हैं कि दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर 0 का हाथ लगती है तो उसका मान तो 1 आता है। दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर 0 का हाथ लगती है तो इसका मान तो 1 आते हैं। आप रूल्स में बताते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है। जैसे 2 की पावर 0 इसका मान क्या होता है? 1 होता है। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। ये गणित का सिंपल सा नियम है कि दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर 0 का हाथ लगता है तो उसका मान 1 आता है। अरे लगता होगा, दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 का हाथ लगती है तो मान 1 आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। यह अपवाद ही समझ लीजिए आप। अगर 0 को पर 0 करोगे तो फिर उसका मान तो आज तक सोल्व नहीं हुआ पूरी गणित के अंदर। याद रखिएगा, सबसे खास बातें बताने के लिए आज की क्लास ले रहे हैं हम आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 0/0 और 0 की पावर 0 आज तक सोल्व नहीं हुआ। भले दुनिया की किसी संख्या पर 0 का हाथ लगाने पर मान 1 आता हो, लेकिन इसका मान 1 नहीं होता है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप। अब आगे तो आपको दिख रहा है कि 0 को 0 से गुणा करो तो 0 को कितनी बार भी गुणा करो 0 आता है भी। 0 को कितनी बार भी गुणा करो क्या आता है? 0 आता है। जब हम 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा और अनंत को भी अनंत से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ? अनंत। यूँ थोड़ी कि 2 अनंत हो जाएगा, ये अनंत का स्क्वायर हो जाएगा। अनंत तो अनंत होता है, स्क्वायर करो, क्यूब करो, घन करो, कुछ भी करो, अनंत तो नहीं। अनंत की कोई परिभाषा थोड़ी है, तो अनंत की कोई परिभाषा नहीं। अनंत तो अनंत होता है, अनंत का स्क्वायर करो, अनंत का क्यूब करो, अनंत 3 बार लिखो, अनंत 4 बार लिखो, 4 अनंत लिखो, 5 अनंत लिखो। अरे अनंत तो अनंत ही है, कितनी बार भी लिखो उस बात से क्या फर्क पड़ता है? तो अनंत तो अनंत ही होता है। तो अपन वही कह रहे हैं आपके सामने। और इसके बाद अगर हम जस्टिफाई करें तो आगे जो वैल्यू दे रहे हैं कि √-1 की वैल्यू दे रहे हैं। मैं ऑप्शन से डिफाइन करता हूँ आपके सामने। तो मैंने इसका ऑप्शन दिया पहला। कई बच्चे कहते हैं कि सर 0, कई कमेंट में आता है सर 1 आना -1, कई बोलते हैं 1 और लास्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ नन ऑफ दीज। तो मैंने पूछा आपसे √-1 की वैल्यू बताइए, देन ऑप्शन इस पास है आपके पास, नोटिस कीजिए। तो कई बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं कि सर एक काम करो 1 का वर्गमूल निकाल दो, वो मतलब नहीं रखते माइनस से, डायरेक्ट 1 का वर्गमूल करके 1 कर देते हैं, वो सी ऑप्शन दे देते हैं। कई बच्चे चालाक होते हैं जो 1 का वर्गमूल 1 कर देते हैं, माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, -1 कर देते हैं। जो ज़्यादा दिमागदार होते हैं क्या ये तो सभी देंगे, मैं 0 दे देता हूँ तो 0 दे देते हैं भैया। तो एक बार बता दें आपको कि √-1 एक काल्पनिक संख्या है। क्या ये सोल्व नहीं होती है, काल्पनिक संख्या है। इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसे आयोटा से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं इसे? आयोटा बोलते हैं इसे। √-1 को आयोटा से लिखते हैं, ये सोल्व नहीं होती है। √-1 को आयोटा से लिखा जाता है, तो जब भी कभी लिखा जाएगा तो आयोटा से लिखा, आयोटा से डिपेंड करते हैं इसे। तो √-1 सोल्व नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या है। क्या बताओ? ये काल्पनिक संख्या, रियल नंबर नहीं है। तो काल्पनिक संख्या ये सोल्व नहीं होती है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान दो। बेसिक चर्चाएं और बेसिक बातें अपन ने करी आपके सामने। तो पहला जो सिस्टम आपको ट्राइपॉइड सिस्टम की बात करेंगे अपन। तो पहली बात तो ये जो बातें मैंने बताई है ये दिमाग में जहन में फिट कर ले, और ये बातें आपको गणित की कैलकुलेशन करते वक्त पता होना चाहिए। ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। ये पहला डाउट आपके मन में आने वाला है जब आप क्वेश्चंस करते हैं, तो ये 100% पॉसिबल है भाई। ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो सेकंड पार्ट आपको बताएं चिन्हों की। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं भैया जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं और मैथमेटिक्स में रीजनिंग में कैलकुलेशन करते हैं, तो भैया चिन्हों का कैलकुलेशन करना नहीं आता उनको। अब चिन्हों का गुणा करना तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो चिन्हों की तो वैल्यू ही नहीं समझते। जैसे मैं -2 + 1 करूँ, -2 + 1 को वो गुणा में भी वही मानते हैं, जो गुणा में मानते हैं वही प्लस में मानते हैं, और प्लस में मानते हुए माइनस में मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी जगह सिस्टम अलग अलग होता है और उनका जो कैलकुलेशन वो भी अलग अलग है। तो चलो चिन्हों का निर्धारण करना सिखाते हैं पहला। तो चिन्हों को गुणा करना सिखा देते हैं आपको। देखो सुनो, तो मैं ये कह दूँ आपके सामने, अगर प्लस को प्लस से गुणा कर दें अपन तो प्लस आता है भी। अगर प्लस को प्लस से गुणा कर दे तो क्या आ जाता है? प्लस। तो अपन कहते हैं एक प्लस को दूसरे प्लस से गुणा करें और दोनों संख्या प्लस की तो बनेगा भी प्लस ही भी। मतलब प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है। मतलब दो अच्छे व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो और अच्छा आदमी बना सकते हैं भी, ऐसा कह सकते हैं अपन। एक अच्छा आदमी दूसरा अच्छा आदमी, जब दोनों साथ में रहते हैं तो और अच्छा बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब दो अच्छे आदमी मिलकर, तो प्लस गुणा प्लस बराबर कितना होगा? प्लस। और इसके आगे बात करें का माइनस गुणा माइनस, मतलब माइनस को माइनस से गुणा करें में प्लस आता है। अगर दो बुरे बच्चे एक साथ मिल जाए और वो अच्छा बनने की सोचे तो अच्छा बन सकते भी। मतलब माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है बताओ? प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है? प्लस। लेकिन एक खास और इम्पोर्टेंट बात, अच्छे के पास बुरा जाए या बुरे के पास अच्छा जाए, ज़्यादा चांस होता है बुरे गुण जाने का। बुरे गुण ट्रांसफर काफ़ी फास्ट होते हैं, आपको पता हो तो। अगर वो विमल खाता होगा दोस्त तो वो जल्दी सीखेगा इंसान, लेकिन कोई अच्छी चीज़ खाता होगा तो वो नहीं सीखेगा। तो बुरे गुण ट्रांसफर काफ़ी फास्ट होते हैं भी। तो प्लस को माइनस से गुणा करो, चाहे माइनस को प्लस से गुणा करो,
प्लस को माइनस से गुणा करो चाहे माइनस को प्लस से गुणा करो, ये ट्रांसफर पॉसिबल है। तो ये समझ लीजिए दोनों कंडीशन में ऋणात्मक आना है, मतलब माइनस गुणी आनी है। तो प्लस को माइनस से गुणा करो चाहे माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस आना है। प्लस को माइनस से गुणा करो या माइनस को प्लस से गुणा करो, क्या आएगा बताओ? माइनस ही आना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये अपन ने बोला आपके सामने चिन्हों का गुणनफल है। आप कई बार कहते हैं ना पर चिन्हों का भाग भी होता है, तो चिन्हों का भाग भी यूजेबल है। और चिन्हों का भाग कैसे यूजेबल है उसकी कंडीशन बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा आपके सामने ऊपर लिखा -1/-1। जब -1 में -1 का भाग देंगे तो आप जानते हो ऊपर नीचे माइनस है, तो माइनस में माइनस का भाग देने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस कट जाएगा। तो भाग वाली संख्याओं में संख्याएं कटती है भी, तो याद रखिएगा कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/1 बचेगा, और 1/1 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये कट जाएगा भी। अब कई बार क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें हो जाती है। कई बार माइनस ऊपर होता है, माइनस के 1 में 1 का भाग लगाओ, है ना, या फिर 1 में -1 का भाग लगाओ। अगर दोनों कंडीशन की बात करें तो 1 में 1 का भाग देने पर तो 1 ही आता है। लेकिन जब सिंगल माइनस हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सिंगल माइनस हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसका मान कितना आता है फिर आपका? सिंगल माइनस हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसका मान क्या आ जाएगा आपका? माइनस में आएगा। इसका भी -1 आएगा, इसका भी क्या आएगा बताओ? -1 आएगा। तो याद रखिएगा ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसका मतलब माइनस में आएगा मान, याद रखिएगा। इससे खास और इम्पोर्टेंट बात है जो अपन ने भाग के लिए की है, वो गुणा के लिए करी थी और ये भाग के लिए अपन ने कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब भाग के लिए करने के बाद कई बार जोड़ वाली संख्याओं की चर्चा करते हैं, तो जोड़ वाली संख्या कैसी होती है वो देखिए आप। कई बच्चों को तो माइनस प्लस के जोड़ करना ही नहीं आता अभी, है ना, तो वो अपन कह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा -2 + 1, ये लिख दे देखो। तो कई बच्चे जल्दबाजी में 3 कर दे, है ना, कोई कुछ और कर दे। तो भाई याद रखेगा का आंसर हमेशा उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो यह माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस का आएगा। ये बारीकियां गणित की मैंने पहले कहा था, बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियां जो आज डिस्कस करने वाले हैं। पर तो जो आंसर उसी का आता है जिसका चिन्ह बड़ा होता है। तो चिन्ह बड़ा माइनस वाले का है 2 का, तो इसी का आंसर आएगा आपका। तो -2 + 1 मतलब -2 + 1 है ये। तो -2 + 1 क्या करेंगे बताओ? -1 हो जाएगा आपका, मतलब 2 में से 1 घटाओगे आप, तो क्या बचेगा बताओ? 1। लेकिन 1 किसका बचेगा? माइनस का। कोई चिन्ह बड़ा किसका है? इसका। मतलब बड़ी संख्या ये, और जिस चिन्ह जिसका होता है बड़ी संख्या के साथ, वही आपका आंसर आता है। तो आपका आंसर आएगा -1। ये पॉसिबल है। जैसे मैंने लिखा, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं -3 -2, तो बच्चे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं गुणा की तरह, है ना। कई बच्चों से ऐसी गलती होती है, सर माइनस को माइनस गुणा करने में प्लस आता है, वो गुणा में था, यहाँ गुणा में नहीं है, यहाँ जोड़ में है। तो याद रखिएगा कि -3 और -2 या -5 हो जाता है। -3 और -2 यहाँ क्या हो जाता है बताओ? -5 हो जाता है। तो उसमें इसमें रात दिन का अंतर है, वो गुणा में होता है और यहाँ क्या में बताओ? प्लस में। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। और एक बात तो गांठ बांध लेना भैया, जैसे मैंने लिखा 8 - 3, दुनिया की किसी भी संख्या का जब काय का भी चिन्ह होता है ना, तो उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है भैया, ये बात याद रखेगा। जैसे आपने कहा सर 8 के आगे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसे डिस्क्राइब करें संख्या प्लस की या माइनस की? याद रख लेना, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया की किसी भी संख्या का अगर काय का भी चिन्ह नहीं हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है भी। तो 8 में जैसे आप 3 घटाओगे तो आपका जो आंसर बन के आएगा वो हो जाएगा आपका 5। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो 8 - 3 बराबर हो जाएगा आपका 5। ये बिल्कुल सिंपल चिन्हों का जोड़ घटाव गुणा भाग है, तो सिंपल ही कर सकते हैं अपन। और कई बार आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मैंने लिखा -3 गुणा -2, देखते जाओ छोटी मोटी कैलकुलेशन से। अब बीच में गुणा का चिन्ह भी है, कहाँ का चिन्ह बताओ? तो पहले चिन्हों को गुणा करना और बाद में संख्याओं को गुणा करना। पहले कहाँ गुणा करोगे भाई? चिन्हों को, और बाद में हम संख्याओं को गुणा करेंगे, क्योंकि दे रहे हो चिन्ह भी दे रखे साथ में। तो बताओ, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। मैंने सिखाया आपको। तो माइनस को माइनस से गुणा किया था प्लस आ गया। अब करो संख्याओं को गुणा, तो 3 को 2 से गुणा करें कितना आ गया? 6। तो आंसर आ गया प्लस का 6। अब आगे देखो, मैंने लिखा -8 गुणा 2। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह या माइनस चिन्ह, पहले चिन्ह गुणा कर दो, चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। अब संख्या को गुणा करो, 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। तो ये आ जाएगा माइनस का 16। ये आपके सामने जो बन के आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 16। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो चिन्हों का गुणनफल आप ऐसे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और नहीं को हेवी पार्ट है, आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर हम बात करें, आपके सामने कई बच्चों को क्या भाग लगाना नहीं आता भी, तो भाग लगाने वाली बात कर रहे हैं पर नोटिस करना। जैसे मैंने लिखा आपके सामने देखो, ये जब उल्टा लिख दिया जाता है ना बच्चे, जैसे मैंने लिखा 2/10, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, मैंने कोई बड़ी बात नहीं बोली। बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 5 देते हैं भी,
क्योंकि उनके मन में ये डाउट हमेशा रहता है। जब मैं रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा और गणित में मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाते हैं तो वहाँ भी बहुत काम आता है बोर्ड मास वाली जगह पे। तो ये बेसिक चर्चाएं हम आज ही कर रहे हैं आपके सामने। तो देखो कई बच्चों का मानना होता है बचपन से कि गणित में भाग किधर से भी लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, गणित बनाने वाले बेवकूफ नहीं, मर्जी पड़ जिधर से भाग नहीं लगाते। तो कई बच्चे मर्जी पड़ जिधर से भाग लगाना चाहते हैं, तो ये सोचते हैं कि सर जिधर से आसान पढ़ रहा उधर से भाग लगा दो, गणित है तो। अरे गणित कंसेप्ट बेस्ड चलती है, इसमें याद नहीं रखा जाता है, इसमें समझा जाता है। तो अपनी मर्जी पड़ा उधर से आप भाग लगा ही नहीं सकते। जैसे किसी ने कहा कि सर मैं 2 का भाग 10 में दे लूँ, तो ऐसे देखा 5 आ जाएगा। अरे गलत, अभी मर्जी पड़ा उधर से भाग नहीं लगाते हैं। तो भाग हमेशा गांठ बांध लेना, इकाई के अंक की तरफ से भाग लगता है भी। भाग जो लगता है हमेशा इकाई के अंक की तरफ से भाग लगाया जाता है, ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो भाग इधर से लगेगा, भले आंसर कुछ भी आओ, ये थोड़े कि सिंपल आंसर आना जरूरी है। सिंपल आंसर आने के लिए गलती कर दिया पड़ा, सिंपल आंसर आने के लिए गलती थोड़ी करेंगे। आंसर तो गणित के इतिहास के हिसाब से, गणित की इंपॉर्टेंस के हिसाब से सही आना चाहिए, ठीक है। तो इकाई के अंक की तरफ से भाग लगाएंगे तो 2/10 होगा, और 2/10 का मतलब होता है बेटा 1/5। तो 1/5 जवाब दे सकते हो, या दशमलव बिन में दो तो 0.2 भी जवाब दे सकते हैं। तो 1 में भाग दो, भाग नहीं जाओ तो पॉइंट लगा दो, और 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.10, है ना। कितना हो जाएगा आपका 0.2। ये बिल्कुल सिंपली बात है, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, और नहीं मैंने कोई बड़ी बात बोली आपके सामने। आज का वीडियो में आप नोटिस करना, जितनी भी बातें मैं बोलने वाले हूँ सारी बेसिक बातें हैं और बिल्कुल बेसिक चर्चाएं हैं। यूनिक में बहुत हैवी बातें करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले कहा था हैवी बातें तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बहुत शानदार बातें अगर आप नोटिस करेंगे तो, और बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामने 0.2, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब कई बार क्या होता है एक साथ 2-2 भाग के चिन्ह आते हैं भी, जैसे ये 8 भाग 2 और भाग 16, ऐसे एक साथ 2-2 भाग के चिन्ह एक साथ देखने को मिलते हैं आपको, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो जल्दबाजी में बच्चे ये कर लेते हैं कि जिधर से उनको आसान लगता है उधर से भाग लगाना शुरू कर देते हैं। जिधर से उनको आसान लगता है उधर से वो भाग लगाना शुरू करते हैं। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। भाग हमेशा इकाई के अंक की तरफ से लगाना है, तो भाग आप इधर से लगाएंगे। तो इधर से जब भाग लगाएंगे आपको तो लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने ये 8 ऐसे कैसे लिख दिया और भाग का चिन्ह भी ऐसे लिख दिया। तो 2 में देखो, 2 में 16 का भाग देना है आपको। पहले 2 में किसका भाग देना है? 16 का। तो पहले इधर से भाग लगाना शुरू करो, पहले ये वाला भाग सोल्व करो आप। तो 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा आपका? 8 बार। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। अब ये 1/8 हो गया, तो 1/8 का भाग वापस किस में दोगे अपन? 8 में। जब किसी भिन्न में, ये भिन्न का भाग की संख्या में देते हैं तो नीचे वाली भिन्न पलटा मार के ऊपर चली जाती है भी, तो ये 8 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 × 64/1। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ आपका? 64। तो बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार की सिंपल कैलकुलेशन है, तो इन कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात तो है नहीं भी है, और नहीं कोई खास बात बोली मैंने आपके सामने, ठीक है। अब ये दूसरा जो पार्ट था, चिन्हों का गुणनफल मैंने आपको सिखाया है, और चिन्हों का गुणनफल सीखने के बाद जो तीसरे पार्ट में जो वेरिएशंस अपन लेने वाले हैं वो देखिए। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, ये बात करने के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते वक्त कुछ समीकरण आती हैं, और समीकरण की बात कर सकते हैं अपन, तो समीकरणों में लोगों को दिक्कत आ जाती है। दूसरे पार्ट में अपन ने सिखाया चिन्हों का गुणनफल कैसे करते हैं और चिन्ह कैसे सोल्व करते हैं वो अपन ने आपको बताया। तीसरे पार्ट में अपन बात करें कि समीकरण सोल्व करने वाली बात आ जाती है, तो कई लोगों को समीकरण सोल्व करना नहीं आती, तो समीकरण सोल्व करना सिखाते हैं आपको कई बार। देखो ये मैंने लिखा 3x + 8 = 2x + 16, ये एक सिंपल सी समीकरण लिखी मैंने। और इसमें गणित में एक छोटा सा नियम होता है, याद रखेगा। गणित में एक छोटा सा नियम है, जो बच्चों को बचपन में याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो और अच्छी बात है। तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने जो संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं भी, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने जो संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह कैसे बदल जाते हैं? जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि ये 2x जो दिख रहा है, तो देखो x के पास x ही जाएगा और सिंपल संख्या के पास सिंपल संख्या ही जाएगी। तो संख्या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं बताओ? चिन्ह। तो ये 2x उधर 3x के पास चल जाएगा, और ये जो 8 दिख रहा है ये 16 के पास चला जाएगा। तो मैंने ये तो कहा है, जैसे संख्या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने का 3x के पास तो 2x चला ही जाएगा, ये 2x चला गया आपका, और ये जो 8 है 16 के पास चला जाएगा, और चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। जब संख्या इधर से उधर जाती है, इधर से उधर आती है तो चिन्ह बदलते हैं, मतलब प्लस का माइनस होता है और माइनस होता है क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब 3x में से 2x गया कितना बचेगा? x, और 16 में से 8 गया कितना बचेगा? 8। तो मतलब x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई आपकी? 8। मतलब x का जो मान है आपका वो आपका 8 हो गया। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको समीकरण सोल्व करना सिखाते हैं अपन। तो समीकरण सोल्व करने की अगर बात करें तो एक समीकरण दी मैंने x + y = 3, और एक दिया है मैंने x - y = 2। ये समीकरण दे दी मैंने 2। अब दोनों समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं, अलग अलग संख्या के साथ भी सोल्व करेंगे, और ये कॉमन नॉर्मल संख्याओं के साथ कर रहे हैं पहले।
तो नोटिस करो, जब भी कोई दो समीकरण ऐसे दे और दोनों संख्याओं का आपको मान निकालना हो तो पहले क्या करो, चिन्ह असमान करो। अगर किसी संख्या को काटना है, जैसे y को काटना है मुझे, तो y के चिन्ह असमान होना चाहिए। तो वास्तव में y के चिन्ह असमान ही है, तो मुझे चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर असमान नहीं होते तो नीचे वाले समीकरण को माइनस से गुणा कर देता मैं, और करना पड़ता है ऐसा। अगले वेरिएंट में करके बताऊंगा मैं आपको। देखो सुनो, तो प्लस का y और माइनस का y, पहले सिंपल लिया अपन, तो प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा और x और y का मान निकालना पड़ता है। दो समीकरण जब एग्जाम में देता है तो x और x कितना हो जाएगा आपका 2x, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो आप। ये 2 को नीचे घुमा दो 5 के, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। ये क्या हो जाएगा आपका 5/2। ये x का मान आ गया आपका। अब बताओ x का मान आने के बाद तो y का मान निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे x का मान आया तो y का मान काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कि ये जो x का मान 5/2 है। अब 5/2 का मतलब कितना होता है भाई 2.5। 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5, मतलब 5 का आधा, मतलब 2.5। ये हो गया x का मान। अब x का मान इस पहले समीकरण में रख दो आप। जैसे मान लो पहले समीकरण है, इसमें x का मान रख दो, यहाँ से y का मान निकाल सकते हो। x का मान रख दिया मैंने आपके सामने 2.5, और ये लिखा मैंने y, और बराबर हो गया आपके सामने 3। अब ये 2.5 उधर जाके 3 में से घटेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना जब संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो आप कह सकते हैं y का जो मान होगा आपका वो हो जाएगा 3 - 2.5, और 3 में से 2.5 घटेगा तो आधा बच जाएगा, मतलब 0.5 बच जाएगा। तो अभी तक जो समीकरण अपन ने सोल्व करिए, ये समीकरण ज़्यादा हैवी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि गुणज भी बराबर करने पड़ते हैं, ऐसे समीकरण आ जाती है। जैसे मैंने बोला 3x + 5y बराबर 10 और 2x + 3y बराबर 40। ये एक समीकरण दे रखी दो आपको। अब ये बोला इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर x का मान ज्ञात करना हो तो y काटो, और y का मान ज्ञात करना हो तो x काटो। यह बात का विशेष तौर ध्यान रखना, दोनों ज्ञात नहीं करने पड़ते भी, याद रखेगा। अगर x का मान ज्ञात करना तो y काटो, और y का मान ज्ञात करना हो तो x काटो। जिसको काटना उसके गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। जिसको काटना उसे गुणांक को क्या करना पड़ेगा बराबर। जैसे y का गुणांक है आपका, तो यहाँ पर देखो y दिख रहा है आपको, तो y का यह गुणांक क्या है 3। तो y के नीचे वाले गुणांक से ऊपर वाली समीकरण गुणा करनी है आपको, ये 3 से, और ऊपर y का गुणांक कितना है 5, तो उससे नीचे वाली समीकरण गुणा करनी है। ये हमेशा करना है गुणांक को बराबर करने के लिए। देखो आप नीचे y का गुणांक कितना है 3, इससे ऊपर वाली समीकरण गुणा करो। ऊपर y का गुणांक कितना है 5, उससे नीचे की पूरी समीकरण गुणा करो। ऐसा अपन ने इसलिए किया कि ताकि y के जो गुणांक है वो बराबर हो सके, और y के गुणांक बराबर हो जाएगा तो y अपना आप ही कट जाएगा। तो काटने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो चलो गुणा करके मैं दोबारा लिखता हूँ, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो 3 को 3x से गुणा किया तो कितना आ जाएगा बताओ 9x, तो ये हो जाएगा 9x आपका। और 3 को 5y से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 15y, और 3 को 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 30। यहाँ गुणा करो, ये हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ गुणा करो ये कितना हो जाएगा 15y, और यहाँ गुणा करो या 520 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा था आपसे कि जब चिन्ह समान हो तो चिन्ह बदलते हैं भी है पहले। जैसे y दोनों प्लस के हैं तो पहले नीचे के समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले समीकरण को मैंने माइनस से गुणा कर दिया। अब माइनस से गुणा करने के बाद 15y से प्लस का और माइनस का 15y आपस में कटेगा भी है 100%। ये 9x प्लस का और माइनस का 10x, तो बताओ क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। माइनस का क्या बचेगा, हाँ, तो ज़्यादा माइनस वाले का है तो इसलिए माइनस का मान बचेगा, तो माइनस का x बचेगा, और माइनस का 200 और प्लस का 30, यहाँ भी माइनस का 170 बचेगा आपका। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान जो आ जाएगा आपका वो 170 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ 170। ये आ गया है x का मान, बिल्कुल सिंपल, x का मान 170। किसी ने कहा सर मुझे तो y का मान निकालना है, तो निकाल सकते हो भाई। x का मान 170 इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के आप निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ी अप्रोच नहीं, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने ऐसा हुआ। अब आता है मेन मुद्दा, ये तो समीकरण सोल्व कर लिया आपने। अब समीकरण सोल्व करने के बाद कई बार बच्चों को काटना नहीं आता। अब काटना नहीं आता उसका तोड़ बताते हैं अपन। देखो सुनिएगा, जैसे मैंने एक समीकरण लिखी 3x/18, अब बराबर लिखा मैं 9/27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों को मन में कई बार इसमें x का मान मैंने पूछा आपसे, कहा आप x का मान ज्ञात कर लीजिए, मतलब x का मान मुझे बता दीजिए आप। ये खास बातें समीकरण से रिलेटेड बातें जो तीसरे वेरिएंट में अपने बात करने वाले हैं आपके सामने। अब बच्चे ये सोचते हैं कि मर्जी पड़ा उधर से काटो, कोई प्रकार नहीं पड़ता। नहीं भैया, एक बात आपको पहले बता दूं मैं, और एक खास और इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, जब संख्या गुणा में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, एक बात याद रखना, संख्या गुणा में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऐसे भी काट सकते हो भैया। जब संख्या गुणा में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ऐसे भी काट सकते हो। ऐसे काटने का मतलब 3 से 9 काट सकते हो 3 बार। ठीक है। अब किसी ने कहा सर ऐसे भी काटते हैं, बिल्कुल ऐसे भी काट सकते हो।
9 से 27 भी काट सकते हो। किसी ने कहा कि सर ऐसे भी काट सकते हैं क्या, 18 27 भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हो। किसी ने कहा कि सर ऐसे भी काटते हैं, बिल्कुल ऐसे भी काट, 3 से 18 काटते हो 6 बार। जब संख्या गुणा में है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो 4 तरीके से काटते हो, सामने से सामने, इधर नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर काट सकते हो और नीचे से नीचे ऐसे भी काट सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसे मत काट देना ये तिरछा। तिरछा कैंची चलती है और कैंची कपड़े काटने काम आती है, संख्याएं नहीं, याद रखिएगा। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात, तो 3 से ऐसे मत काट देना ये तिरछा। ऐसे वज्र गुणा होता है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, कैंची गुणा, जिसे आप बचपन से कहते हैं। तो ऐसे मत करना बिल्कुल ही। बाकी तुम्हारा हाथ जिधर चल जाए उधर काटोगे, कोई मना नहीं, जिधर तुम्हारा मन करे। किसी ने कहा सर हम कहाँ से काटना शुरू करो, अरे तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ से काटना शुरू करो ना, इसमें कोई रूल्स थोड़ी है। अरे तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ से काटना शुरू करो, बस कटने के बाद आंसर पॉसिबल है आपका। तो जहाँ भी आपका हाथ चले वहाँ से काटना शुरू करो। जैसे मैं काटना शुरू कर रहा हूँ, ऊपर से ऊपर देखो 3 से कट गया, कितनी बार काट दूंगा मैं, 3 बार। तो 3 से काट रहा हूँ मैं आपके सामने, देखो ये 3 बार काट दिया मैंने, ये कट गया आपका। अब और आगे काट रहा हूँ, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये काट दिया मैंने, काट दिया। और मुझे लगा कि 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 3 से 3 कट गया ऊपर से नीचे। अब मुझे लगा कि ये 2 जो है ये मेरे पास यही बचा, सिर्फ एक तो x बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। जब ऐसा बच जाए, कुछ कटने लायक नहीं बचे, तो फिर कैंची गुणा कर दो। तो आप क्या करो, ये 2 को इधर गुणा कर देंगे, तो 2 को इधर गुणा कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x का जो मान निकल के आ जाएगा आपका वो 2 आ जाएगा, मतलब x का जो मान है वो 2 हो जाएगा आपको। तो ये काटने वाला तरीका हो गया अभी। तो याद रखिएगा, जब संख्या गुणा में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तभी कटता है भी, ऐसा नहीं करता जैसे यूँ लिख दिया मैंने √3 + 2 बटा √3। और कई कलाकार किस्म के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं बताया आपको, इस √3 से इस √3 को काट देते हैं, है ना, और 2 आंसर निकाल देते हैं। तो ऐसी गलती भूल के मत करना भी है। जब संख्या गुणा में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तभी गणित के अंदर कटता है। ये गणित के बहुत शानदार रूल है। ऐसा नहीं कि √3 से √3 काट दो, 2 आ गया। यहाँ संख्या है प्लस में, गुणा में है क्या, अगर यहाँ प्लस की जगह गुणा का चिन्ह होता तो √3 को √3 से काट सकते थे आप, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं काट सकते। तो सोल्व करने का एक ही तरीका, √3 का मान रखो 1.732, है ना, नीचे भी √3 का मान रखो 1.732, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बेस सोल्व करने का, ठीक है भाई। और तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काट दो और आप कर सको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो तीसरे पॉइंट में अपन ने आपको बताया, ये समीकरण कैसे सोल्व करते हैं और समीकरणों को कैसे कंडक्ट करते हैं उसके बारे में बताएं। अब चौथे पार्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको कि दशमलव का किस प्रकार से सोल्व करते हैं, और दशमलव की जो नॉलेज है वो आपको बहुत शानदार होना चाहिए। दशमलव के बारे में बता रहे हैं आपको, डेसिमल के बारे में का, डेसिमल की जितनी भी नॉलेज है, डेसिमल का गुणा, डेसिमल का भाग, डेसिमल का घटाव, है ना, सबके बारे में बात करेंगे अपन। डेसिमल मतलब दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो दशमलव का जो रोल है गणित के अंदर वो बहुत बड़ा है, और दशमलव का जो रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है गणित के अंदर, गणित और रीजनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो दशमलव के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पहले दशमलव के गुणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा, आपके सामने लैंग्वेज सुनना, 0.1, 0.2 और मैंने लिखा 0.3। एक बात याद रखिएगा, जब दशमलव वाली संख्याओं को आप गुणा करने जाए, जब दशमलव वाली संख्याओं को आप क्या करने जाए, गुणा, तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जब आपको दशमलव वाली संख्या को गुणा करना हो तो दी गई संख्या को गुणा कर लो, दशमलव देखो ही मत, दशमलव बाद में देखते हैं। जब भी कभी आपको दशमलव वाली संख्या को गुणा करना पड़े, चाहे संख्याएँ 2 हो, चाहे संख्याएँ 3 हो, चाहे संख्याएँ 4 हो, चाहे संख्याएँ 5 हो, कितनी भी संख्या हो, अगर दशमलव वाली संख्याओं को यदि गुणा करना पड़ जाए आपको, तो पहले दी गई संख्याओं को गुणा कर लो जो संख्याएँ दे रखी है, दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं संख्याओं को गुणा कर रहा हूँ, मेरे पास संख्या है 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो मेरे पास 6 आ गया आपके सामने। अब दशमलव को आप देखोगे मैं कितने अंकों का दशमलव है, तो नोटिस करना, 1 अंक आ गई है, 1 अंक आ गई है और 1 अंक, टोटल 3 अंकों का हो गया। तो आपको गुणा में ये करना है का दशमलव गिन लेना कितने अंकों का गए, तो 3 अंकों का गए, 3 अंकों आगे लगा दो आप, एक ही अंक है यहाँ, तो 3 अंक करने के लिए 2 जीरो लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पर, और दशमलव का आगे कितने भी जीरो लगाओ उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 0.006 भी लिखते थे और 0.006 भी लिखते हो, ये पॉइंट के आगे जो जीरो लग रहा है ना उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, उसका आगे कितने भी जीरो लगाओ या नहीं भी लगाओ जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ 3 अंक बनाने के लिए जीरो लगाए, ये इंपॉर्टेंट होगा भी, याद रखेगा। तो अपन ने दशमलव का कैलकुलेशन गुणा के साथ ऐसे किया है। अब इसके बाद आता है भाग वाला कैलकुलेशन। जैसे मैंने लिखा 0.16 बटा 0.002, तो इसमें एक खास बात का विशेष तौर से ध्यान रखना भाई, ऊपर के दशमलव की जीरो नीचे लगती है और नीचे के दशमलव की जीरो ऊपर लगती है, ये बात का विशेष तौर ध्यान रखना। ऊपर के दशमलव की जीरो नीचे लगती है और नीचे के दशमलव की जीरो ऊपर लगती है, ठीक है। तो ऊपर जो दशमलव दे रखा उसकी जीरो आपको नीचे लगानी है और नीचे के दशमलव की जीरो आपको कहाँ लगानी है, ऊपर लगानी है।
जितने अंकों का अगर दशमलव होती है उतनी जीरो लगती है। जैसे यहाँ 16 है तो 16 का आगे कितने अंकों का दशमलव, 2 के आगे, तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। तो आप इसको बोल सकते हो 16/100। क्या बोल सकते हैं? 16/100, क्योंकि 2 अंकों की दशमलव थी तो नीचे 2 जीरो लगा दी मैंने। अब नीचे नोटिस करना आप, नीचे कितने अंकों का दशमलव, 3 के आगे, तो इसकी दशमलव की जीरो ऊपर लगेगी। मैंने कहा था ना अभी, ऊपर के दशमलव की जीरो तो कहाँ लगी, नीचे, और नीचे के दशमलव की जीरो कहाँ लगेगी, ऊपर। तो नीचे के दशमलव की जीरो ऊपर लगाएंगे अपने, 2 तो लिखा है इसे, 3 अंकों का दशमलव तो ऊपर 3 जीरो लगेगी भैया। ये बात है, गौर समझ लो ना, बहुत प्यारी बात है। बचपन में भी अगर कमियाँ रहेगी वो तो यहाँ सीख सकते हैं आप, तो बिल्कुल इजीली वेरिएंट है, अब तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही बात सीखने को मिली है, ऊपर के दशमलव की जीरो कहाँ लगेगी, नीचे, और नीचे के दशमलव की जीरो कहाँ लगेगी, ऊपर। ये दोनों खास बातें हैं आपकी। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं, और ये 2 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और 8 को 10 से गुणा कर दीजिए, और 8 को जैसे 10 से गुणा करोगे ये आ जाएगा आपका 80। 8 को जैसे 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा आपका, 80। तो ये हो गया भाग और वो हो गया आपका गुणा। ठीक है, दशमलव का भाग और दशमलव का गुणा। अब आगे बात करते हैं, कई बार दशमलव का जोड़ और दशमलव घटाव भी देखने को मिलता है अभी। तो दशमलव का जोड़ और दशमलव घटाव कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो 3 नंबर मैंने बोला आपके सामने, देखो सुनना, मैंने लिखा 0.4096 40.96 ऐसे होता है, और फिर लिखा मैंने 0.004096। ये दशमलव का जोड़ है। ये कहाँ का जोड़ है, दशमलव का जोड़। तो दशमलव का जोड़ बचपन में भी किया होगा आपने। तो दशमलव का जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के सामने दशमलव को रखते हैं। दशमलव के सामने किसको रखते हैं, तो सबसे पहले ये बीच वाली संख्या लिख रहा हूँ, या आगे पीछे कहीं भी दे दो। तो बीच वाली संख्या लिखी मैंने 40.96 लिख दूँ मैं। अब जब इनको लिखूंगा इनके नीचे, तो दशमलव के सामने दशमलव रखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये जीरो था, आपने ऐसे कैसे ही लिख दिया। अभी लिखा मैंने 4096, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव लिखना पड़ेगा ना। अब इसमें भी दशमलव के सामने दशमलव लिखो, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 0.004096। ये जमाने का तरीका होता है जोड़ करने के लिए भी। बचपन में ऐसे जोड़ बहुत किया होगा आपने, तो ऐसे जमा सकते हैं अपने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको इनको जोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो जोड़ तो आपको आता ही। ये 6 का 6 लिख दिया अपन ने, ये 9 का 9 लिख दिया, यहाँ भी 6 में 0 जोड़ा 6 हो गया। 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 कितना हो गया, 1, हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, यह 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, तो 1 यहाँ हो जाएगा, और ये 4। तो ये जोड़ जब करोगे तो 41.373696 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जोड़ कर सकते हैं। तो जोड़ काफ़ी इजीली अप्रोच है, आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दशमलव का जोड़ हो गया आपका। इसी प्रकार दशमलव का घटाव भी कर सकते हैं आप। तो ये मैंने लिखा ऑप्शन 1.20। तो दशमलव का जब घटाव आप करने जाए तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्या घटाओ, और दशमलव के आगे वाली संख्याओं में दशमलव आगे वाली संख्या घटाओ। जैसे अपन कह सकते हैं कि 4-3 दिख रहा है, तो 4-3 में से 2 0 घटा दो। दशमलव के बाद वाला नहीं घट रहा हो तो हासिल ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो घट रहा है। तो 43 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.23 आ जाएगा। अब 2 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका 1.23। ये क्या हो जाएगा आपका 1.23 आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये जो अपन ने बताया आपको चारों वेरिएंट, ये दशमलव के बारे में नॉलेज थी। तो मतलब आपको दशमलव के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ये सारी जो बातें अपन ने बताई ये दशमलव कैलकुलेशन से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब दशमलव के बारे में जानने के बाद आगे अपन जानेंगे, देखो भिन्नों के बारे में। भिन्नों का जो जोड़ घटाव है वो बचपन में खूब किया, मैं मानता हूँ आपने, है ना, अच्छी बात है, आपने किया बहुत है। लेकिन आपको बता दें कि भिन्नों का जोड़ घटाव स्पीड से आना चाहिए आपको। जब आप कंपटीशन में एंटर कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो भिन्नों का जो जोड़ घटाव है वो काफ़ी फास्ट आना चाहिए, धीरे नहीं आना चाहिए, और काफ़ी स्पीडली आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई लासा लेकर तो बचपन से करते आ रहे हैं, आपने काफ़ी किया है। तो भिन्नों का जोड़ घटाव में 4 ही भाग होते हैं, मतलब 4 ही चीज़ें होती है, चारों समझनी पड़ेगी आपको। और लासा लेकर बिल्कुल भी सोल्व नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैंने लिखा 2/3, और कोई कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम है भी नहीं। एक वेरिएंट तो ये है जिसमें दोनों भिन्न वाली संख्या हो सकती है प्लस में। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये संख्या हो पर एक अधूरी संख्या हो और एक पूरी संख्या हो, ऐसी, या भिन्न और एक पूर्णांक संख्या हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, या फिर इसमें ऐसा मिल जाए कि दोनों भिन्न हो लेकिन माइनस में हो, ये 1/4 ऐसे, एक माइनस में और एक प्लस में हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। या इसी का रूप एक ऐसा भी हो सकता है आपका, मैंने लिखा 3 - 2/5, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो भिन्नों को जोड़ घटाव में 4 रूप देखने को मिलेंगे आपको, बस संख्याएं बदलती हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। संख्या बदलने के अलावा एग्जाम के अंदर इनके अलावा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ घटाव करना सिखाते हैं आपको, नोटिस करना।
बचपन में भी किया होगा, लेकिन ल से निकाल के किया होगा। तो ल से निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब भी कभी भिन्नों का जोड़ घटाव आपको करना हो तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करने हैं आपको, सबसे पहले नीचे आप जानते हैं जो भिन्न होती है ना, भिन्न इस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। ऊपर वाला जो भाग है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो भाग लिखा होता है सार कहते हैं। तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे जो भाग लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हरों का गुणनफल करना है आपको। सबसे पहले हरों का गुणनफल करना है। सबसे पहले क्या करना है, हरों का गुणनफल करके नीचे लिख देना और कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, कोई लासा नहीं लेना, कोई कुछ करना ही नहीं। आपको हरों का गुणनफल करके नीचे लिख दो तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो नीचे तो हमेशा हरों का गुणनफल लिखना है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाओ चाहे कुछ भी हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे क्या करना है आपको, कि कैंची गुणा करना है भी है। हाँ ना, कैंची गुणा करना मतलब इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, और गुणा करके बीच में जोड़ का चिन्ह तो जोड़ देना है और घटाव का चिन्ह तो घटा देना है। तो चलो गुणा करें, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो वहाँ तो 8 है और यहाँ 3 है, बीच में जोड़ का चिन्ह 8 और 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बताओ 11। एक लाइन में आंसर हो जाएगा 11/12। आंसर होगा आपका 11/12। बिल्कुल सिंपल है, कोई लासा से लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसका जोड़ करना है मुझे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जब दुनिया किसी से कोई भी संख्या नहीं होती, क्या होता है उसके नीचे 1 होता है। दुनिया की किसी भी संख्या के नीचे कोई भी चिन्ह कोई संख्या नहीं होती तो उसके नीचे 1 होता है हमेशा। ठीक है। पहले हरों का गुणनफल करते हैं अपन, तो 5 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 5। अब कैंची गुणा करके जोड़ दे, जोड़ का चिन्ह, तो क्या करें बताओ, 5 3 15 और 2 एकम 2, तो 15 2 कितना हो जाएगा 17। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 17/5, एक लाइन में आंसर। बिल्कुल सिंपल। यही तरीका अपन माइनस के साथ इस्तेमाल करेंगे, बस घटाव करना है फिर कैंची गुणा करके। देखो आप, तो ये तो गुणा करना ही है आपको, तो ये क्या आएगा बताओ 12, ये तो 12 लिख दिया। अब एक कैंची गुणा करके अंतर करना है, क्योंकि माइनस है ना तो अंतर करना पड़ेगा। तो ये 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो वहाँ तो जोड़ रहते हैं, घटाव करो, 8 में 3 गया कितना आ जाएगा बताओ 5, ये होगा 5/12। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ भी ऐसे करना, नीचे कोई भी संख्या नहीं तो वहाँ 1 लगा दो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 5 ऐसे लिखा, 5 3 15 2 एकम 2, तो 15 में से 2 गया कितना आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 13/5। इस प्रकार से भिन्नों का जोड़ घटाव आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं, और जब भी कभी भिन्न जोड़नी हो या फिर घटानी हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप, है ना। तो भिन्नों का जोड़ घटाव भी गणित का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये भिन्नों का जोड़ घटाव है। अब भिन्नों का जोड़ घटाव के बाद जो अगला वेरिएंट आपके निकल के सामने आता है वह है भिन्नों का भाग। एक भिन्न में भिन्नों का भाग का तो बहुत बड़ा रोल है भी, तो ये समझ लीजिए कि भिन्नों का भाग भी आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। और एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देता क्या होता है, या पूर्णांक संख्या में भिन्न का भाग देता क्या होता है, या कोई भी संख्या में किसी का भाग देता क्या होता है। देखो नोटिस कीजिए, तो भाग लगाते हैं अपन। भाग भी 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के बताता हूँ। पहला भाग तो ये है कि जब किसी भिन्न में, ये पहली भिन्न है, इस भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगा दो तो क्या होगा, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी भिन्न में, ये भिन्न आपके सामने, इसमें किसी पूर्णांक संख्या का भाग लगाओ, ये भाग का चिन्ह यहाँ पर है, ध्यान रखना, है ना। बड़ी संख्या, बड़ी लाइन बना रखी मैंने, तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या का भाग लगाएंगे तब क्या होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी पूर्णांक संख्या में, ये पूर्णांक संख्या है, इसमें किसी भिन्न का भाग लगाओगे, जैसे a/b का भाग लगा रहे हैं, तब क्या होगा। ये 3 कंडीशन का लाओ, चौथी कंडीशन पूरी गणित बनी होती भी है भाग लगाने के अंदर, याद रखना। और अब सुन लो क्या कहना चाहते हैं, जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाया जाता है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाकर पलटा मार जाती है भी, मतलब उल्टी हो जाती है। जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाया जाता है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाकर पलटा मार जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। तो जैसे a/b तो आपका ऐसा कैसा ही रहेगा, और ये जो दिख रहा है आपको c/d, ये ऊपर जाकर d/c हो जाएगा। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये d/c, तो ये मैंने लिख दिया आपके सामने d/c। अब इसको कैलकुलेट करके यही लिख देगा अपन AD/BC। वहाँ संख्या होगी तो इन दोनों संख्या गुणा कर देना, और यहाँ संख्या होगी तो इन दोनों संख्या गुणा करके लिख देना। वहाँ संख्या होगी, मैंने जनरल मेथड ले लिया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ भी जब भी कभी किसी भिन्न में किसी पूर्णांक संख्या का भाग देना हो, ये भिन्न है, जैसे दिख रही है आपको ये भिन्न है, इस भिन्न में किसी पूर्णांक संख्या का भाग दे रहे हैं, तो याद रखना घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस पूर्णांक को नीचे गुणा कर देना। जब भिन्न में किसी पूर्णांक संख्या का भाग दिया जाता है तो इस पूर्णांक को नीचे गुणा कर देते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा a/BC। क्या आ जाएगा बताओ, a/BC। और आगे सुनो, जब किसी पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग देते हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसको ऊपर जाके गुणा कर देना। नीचे वाली संख्या को ऊपर जाके आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PB/A। इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका PB/A। तो ये दोनों कंडीशन के जरिए अपन ने बताया कि भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसा होता है। तो ये भिन्नों का जोड़ घटाव भी बताया और भिन्नों का भाग कैसा होता है ये अपन ने बताया अगले कंडीशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट और खास इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो अपन ने किया आपके सामने।
ठीक है भाई। तो ये भी गणित का बहुत बड़ा भाग है और गणित का 5वां पार्ट अपन ने लिया तो बहुत ज़्यादा काम आता है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसका भी रोल बहुत ज़्यादा है, भिन्नों का भी। अब भिन्नों का रोल होने के बाद अब आते हैं कुछ आपकी स्पीड डेवलपिंग करने के काम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसी हजारों बातें, उनमें से कुछ बातें अगर आपको ध्यान में रखती है तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाओगे और काफ़ी स्पीड डेवलप कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो पहला जो वेरिएंट अपन का निकल के आता है इसमें, और यहाँ का अपना 6 पार्ट है। तो क्या है देखो, जिन वर्ग संख्याओं का या जिन संख्याओं का या जिन वर्ग संख्याओं का भी कह सकते हो आप, तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो उनको गुणा करना। इकाई का, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, क्या बोल रहे हैं मैं, इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग करना। उनका क्या करना, वर्ग करना। तो इससे क्या होगी, स्पीड का भी डेवलपिंग हो जाएगी। और गणित के अंदर अगर छोटी छोटी बातें बहुत सारी धीरे धीरे सीख ली जाए तो स्पीड इतनी डेवलपिंग हो जाती है और इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, बहुत खतरनाक। ऐसे हजारों नुस्खे होंगे जो बताऊंगा मैं आपको, जैसे अपन क्लास से लेते रहेंगे। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग करना, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा और नोटिसबल थिंग होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी जो थिंग्स होती है ना तो किस प्रकार की पॉसिबल बनती है। अपन ने बचपन में आपने भी देखा होगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट आता है ना, जो पहले भी आता था हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे भी आता होगा। तो एक बच्चा हॉट सीट पे बैठा रहता था और उससे ऐसे लिखते थे, बताओ बच्चे 15 गुण को 15 से गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो फटाफट स्पीड से जवाब देता था भैया, उसके दिमाग में बात, वो फटाफट दे देता जवाब। वो ऐसे आ जाए आपके सामने कि 25 को 25 से गुणा करने पर क्या आता है ना, 25 को 25 से गुणा करने पर क्या आता है। फिर आगे देखो 35 को 35 से गुणा करने पर क्या आता था, और 45 को 45 से गुणा करने पर क्या आता है, 55 को 55 से गुणा करने पर क्या आता है ना, 65 को 65 से गुणा करने पर क्या आता है। तो वो क्या है कि जैसे कोई पूछता था और पूछते मात्र 2 सेकंड के अंदर जवाब देता था बच्चा। तो देखो मैं भी छोटा था तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि यार कि इतना छोटा बच्चा, मात्र 3 साल का बच्चा इतनी स्पीड से जवाब कैसे दे रहा है और दिमाग में इतनी कैलकुलेशन कर क्यों रहा है। अरे नहीं कर रहा भैया, बच्चा एक खाली मेमोरी कार्ड होता है, आप जानते हो। उसके दिमाग में जो भी बात आप फील्ड करेंगे वो बात सेट हो जाती है। जैसे आज पहले ट्राई करना, अगर आज आपके आसपास छोटा मोटा बच्चा हो तो उसको बोलना आप जाते पापा पागल है। एक आध बार तो वो आपकी बात को नेगलेक्ट कर देगा, फिर कोशिश करना एक बार करना, पापा बोल बेटा पापा पागल है। ऐसे 3-4 बार ट्राई करना। अगर उसको बात याद हो गई तो शाम को भी पापा घर पे आ जाएंगे, तब ये बोलेगा, पापा ने बोला अरे बेटा क्या हाल है, चुप पापा पागल है ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि खाली मेमोरी कार्ड होता है भैया, उसके दिमाग में जो सेट करोगे वो सेट हो जाता है। तो यहाँ भी अब ये कह रहे हैं आपके सामने कि उस बच्चे के दिमाग में बात पहले से सेट कर रखी थी, है ना। और ये गणित के बहुत जादुई तरीके हैं, है ना। तो ये बात पहले सेट कर रखी थी कि जब भी ऐसी संख्या को वर्ग करना पड़े तो पीछे 25 तो लिखना ही है। उस बच्चे के दिमाग में स्लॉट सेट कर रखा था कि पीछे 25 तो बोलना ही है। पीछे क्या बोलना है, 25। उसको ये तो पता है कि पीछे 25 बोलना है। और आगे क्या करना है, देखो सुनो, आगे 1 आ रहा है, इससे जस्ट बड़ी संख्या लेनी है। तो 1 से जस्ट बड़ी संख्या और 1, इन दोनों गुणा करके लिखना है आगे बस। तो 25 तो पीछे बोलेगा इस स्पीड से। तो 1 को 2 से गुणा किया कितना आया, 2। तो 15 को 15 से गुणा करने पर 225। फिर उसको पता 25 तो बोलना ही है। अब 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 को 2 से गुणा किया 6, आंसर कितना 625। तो उसको पता 25 तो बोलना ही है। 3 से बड़ी संख्या क्या है, 4, तो 4 को 3 से गुणा किया 1225। 25 तो बोलना ही है। 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5 को 4 से गुणा किया 20, 2025। ऐसे स्पीड बढ़ती है बच्चों की, अरे स्पीड से गुणा करते हैं वो, आपको पता हो तो देखो। तो अपन 25 तो लिखा है इसे। 5 से बड़ी की संख्या क्या है, 6 को 5 से गुणा किया 6 पंजे 30, है ना, ये लिख दिया अपन। पर 25 तो लिखा है इसे अपन ने। 6 से बड़ी संख्या क्या है, 7, तो 6 7 42। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। और भी देखो, और भी बड़ी संख्या ले सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने लिया आपके सामने, देखो ये 75 को 75 से गुणा कर सकते हैं, तो 25 तो आएगा इसे भी। बताओ 7 से बड़ी संख्या क्या होती है, 8 होती है। 7 से बड़ी संख्या क्या होती है, 8 होती है। 8 तो क्या लिखते हैं, 8 7 56, तो ये 5625। कितनी स्पीड से गुणा कर रहे हैं देखो। फिर लिखा किसी ने, कहा बताओ 85 को 85 से गुणा करने पर क्या आता है। अरे 25 तो आएगा इसे। 8 से बड़ा क्या होता है, 9, तो 9 8 72, तो 7225। कितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर रहे हैं देखो, गौर से देखो। 95 को 95 से गुणा करना है, अरे 25 तो आएगा इसे। 9 से बड़ी संख्या क्या है, 10, 10 को 9 से गुणा किया कितना आ गया, 90, तो आंसर कितना होगा 9025, आया 9025। फिर आगे लिखा मैंने 105 को 105 से गुणा करना है ना। तो करके देखना, बचपन में किया होगा आपने, ए से गुणा करके 105 लिखा, फिर उसके नीचे 105 लिखा, फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, और फिर इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर तीनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। जब इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेगा ना पेपर, और डुक्का देर पेपर से डालोगे भाई,
है ना। सोचो पेपर करने का एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में से कम लिमिट में करना है और 30 सेकंड तुम गुणा करने में लगा रहे हो, तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भैया? मैंने पहले कहा आपसे, आज के ज़माने में सिलेक्शन उसका नहीं होता भाई जिसको आता है। 2025 में पढ़ रहे हैं आप, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें का सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको आता है। आने में तब सबको आता है। 2016 में तुम कह देते भाई चलो जिसको आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा भैया, वो सीखने की कोशिश कर रहा है और बच्चे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, मैं आज के ज़माने में उसका सिलेक्शन नहीं होता जिसको आता है, उसका होता है जिसको जल्दी आता है, उसका होता है जिसका जल्दी आता है। जैसे आपकी क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, अब मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, एक बच्चे ने उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में किया, एक ने 30 सेकंड में किया, इसने 20 सेकंड में किया, एक ने 10 सेकंड में कर दिया। अब मुझे चारों में से एक ही लेना है, क्या चारों लेने हैं? नहीं लेने। तो बताओ सिलेक्शन किसका होना है? जिसने 10 सेकंड में किया है। हकीकत बात है, छटनी वही होती है सेकंडों में। अगर 1 सेकंड की वजह से कोई क्वेश्चन छूट गया तो उससे सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रुक गया भैया। और फिर कमी आए तो भगवान के ऊपर फोड़ते रहते हैं या फिर जिनसे पढ़ते हैं उनके ऊपर फोड़ते रहते हैं। जब गलती तो तुमने की है, अगर एक थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेते तो क्या बिगड़ जाता भैया आपको, है ना। तो तैयारी पहले से करो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, देखो है ना, या तो देखो जान लगा के पढ़ो या फिर जाने दो। अधूरे मन से कोई तैयारी मत करो, अधूरे मन से आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। या तो जान लगा के पढ़ो अगर सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर जाने दो, मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। और याद रखेगा, बस जो आपका मन करे वो काम करो। अधूरे मन से तैयारी मत करना ज़िंदगी में कभी। आपका मन है तो मन लगा के वो, उसके अलावा ये सोचो, जैसे अपन कहते हैं ना अर्जुन को, उसे पूछा था ना उसके गुरु ने कि तुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ क्या दिख रही है? आँख दिख रही है सिर्फ मछली। तो तुम्हें भी टारगेट आपका ही दिखना चाहिए कि बस ये चाहिए मुझे तब। अब दुनिया की कोई चीज़ इसको प्राप्त करने से मुझे नहीं रोक सकती भैया, और मुझे प्राप्त करेगी ही सही, या मैं करूँगा ही सही, और मुझे मिलेगी ही सही, कोई रोकेगा ही नहीं। इतना जुनून आपके अंदर होना चाहिए, है ना, याद रखेगा। तो मैं पहले कह रहा हूँ आपके सामने, मन है तो तैयारी करो, और तैयारी जुनून के साथ होनी चाहिए, बहुत खतरनाक तरीके से तैयारी होना चाहिए, है ना। तो या तो उसी को समर्पित कर दो अपने आप को, या फिर रहने दो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। या तो जान लगा के पढ़ो, आना तो मन उसी में होना चाहिए, सेक्रीफाइस, हर चीज़ का त्याग कर दो। शादी ब्याह किसी में नहीं जाना है, रसोई पापड़ा वापड़ा सब भूल जाओ तुम, तो इसका मतलब जहाँ भी जाना हो तो वो सब भूल जाओ, इसी पे त्याग कर दो, सब समर्पण इसी पे होना चाहिए, कह सकते हैं अपन। या फिर जाने दो, नहीं करनी तैयारी। अधूरे मन से तैयारी नहीं होती भैया, अधूरा काम खराब होता है, आपको पता हो। तो अधूरा काम जिंदगी में कभी कोई सा मत करना, जो भी काम करो उसको मन लगाए करो, उसी के ऊपर समर्पण रखो, फिर तो यही होना है बस, जो होना जो, और यही मिलेगा। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि पॉसिबल है, आपको ऐसे तरीके सीखने पड़ेंगे जो बहुत ज़बरदस्त हो और आपकी स्पीड को डेवलप करें। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने, पीछे 25 तो आएगा ऐसे, और 10 से बड़ा क्या होता है 11, और 11 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 110। फिर आगे अगर हम बात करें तो कैसे 115 को 115 से गुणा कर दो तो 25 तो आएगा ऐसे, और 11 को 12 से गुणा करने पर 132 आता है। 11 को 12 से गुणा करने पर कितना आता है 132, ये 13,225 आ जाएगा। इसी निकाल से 125 को 125 से गुणा करो तो भैया पीछे 25 तो आएगा ऐसे, लेकिन 12 को 13 से गुणा करना पड़ेगा भैया आपको, ये छोटा सा काम तो करना पड़ेगा। तो 12 को 13 से गुणा करो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा, तो 15,625 हो जाएगा। जैसे आप 12 को 13 से गुणा करोगे तो इस प्रकार से पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने बात करी थी आपके सामने, काफ़ी बेसिक चर्चाएं थी मैथमेटिक्स की। मैंने आपसे पहले कहा था कि आज की जो क्लास है मैथमेटिक्स वाली, इसमें जितनी भी बेसिक चर्चाएं गणित के अंदर होती है, छोटी छोटी बातें, उन्हीं के बारे में चर्चा करिए, ठीक है। तो क्लास काफ़ी अच्छी थी। इस प्रकार को आप कंडक्ट करते हैं, इनको अपना निजी जो कंपटीशन की तैयारी करें उसमें प्रयोग में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपको। धन्यवाद।